दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं एक अच्छा सा स्मार्टफोन ले और आपको चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है कि कौन सा स्मार्टफोन ले कौन सा नहीं ले, तो ये वीडियोस आप देख लीजिएगा और देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सा फोन लेना चाहिए और कौन सा फोन को अवॉइड करना चाहिए। हालांकि आजकल जो है प्राइसेस की अगर बात करते हैं तो प्राइसेस जो फोन का है बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगे हैं। जो कि आपको 10,000 का फोन था वो लगभग आपको 12-14 हजार में देखने को मिल जाती है, और जो 14,000 का फोन था वो लगभग 20,000, और जो 20,000 का था 25, और 25 का था वो लगभग 35 से 40,000। मतलब इतना ज्यादा प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। और तो यहाँ पे आप सभी लोग को चूज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन आप किस टाइप का यूजर्स है, क्या क्या चीज आप करते हो वो आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। ये वीडियोस को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं कि अगर डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले देखिए, अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा सा डिस्प्ले हो जिसका ब्राइटनेस वगैरह काफी अच्छा हो, धूप वगैरह में जाते हैं तो मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहे, तो कम से कम डिस्प्ले जो है वो आप ले सकते हैं एमोलेड पैनल। हालांकि आईपीएस एलसीडी को आजकल सभी लोग इग्नोर कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर अंडर 10,000 के अंदर में अगर आईपीएस एलसीडी मिलते हैं तो ठीक है। अगर आपको 15,000, अंडर 15,000 आपको देखने को मिलती है तो उसमें कम से कम तो आपको एमोलेड पैनल डिस्प्ले होना ही चाहिए। और उससे बड़ी बात है कि इस फोन के अंदर में जो भी है और 25 से 30,000 का जो भी होता है डिस्प्ले वगैरह, उसमें भी एमोलेड 1.5 के रेजोल्यूशन वाली होनी चाहिए, और कम से कम तो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ कोई भी डिस्प्ले आना ही चाहिए। आप सभी लोग के ऊपर डिस्प्ले पे शो भी कर रहा होगा कि कौन सा कैटेगरी में कौन सा डिस्प्ले मिलना चाहिए। तो कम से कम अगर आप एक अच्छा सा बजट कह सकते हो या फिर एक मिड रेंज का भी फोन लेना चाहोगे तो कम से कम 20,000 के अप्रॉक्स लोगे, तो कम से कम देख लीजिएगा कि एमोलेड पैनल तो होना ही चाहिए। और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ताकि आपको ये फ़ोन चलाने में जो होती है वो काफ़ी स्मूथ चले। तो दूसरी बात कर लेते हैं फोन्स के अंदर में क्या कुछ होनी चाहिए, तो प्रोसेसर। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी फ़ोन को बहुत ही ज़्यादा लंबा चलाए, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलाए और बहुत लैग वगैरह नहीं करे, तो प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी फ़ोन जो होती है मिड रेंज का फ़ोन, इसमें बहुत सारे प्रोसेसर्स आती है। जैसे कि आप सभी लोग को सुने होइएगा या फिर देखे भी होइएगा कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियोस के अंदर में बेंचमार्क के स्कोर बताते हैं, कोई भी जो क्रिएटर होते हैं वो बताते हैं। दूसरी बात होती है कि प्रोसेसर्स जो होते हैं वो आपको मिल जाते हैं स्नैपड्रैगन का, मीडियाटेक का, एक्जिनोस का, मतलब यूनिसॉक का। ये सब प्रोसेसर्स के नेम होते हैं, लेकिन इसमें से कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है ये आपको चूज करने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती होगी, मतलब समझ नहीं पाते होइएगा। तो आप किसी भी क्रिएटर का वीडियोज उठा करके देख लीजिएगा। बेंचमार्क के स्कोर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप बेंचमार्क के स्कोर के ऊपर अगर आप कोई भी फोन लेते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाली है। अगर आप लगभग 10,000 के आसपास का फोन लेते हैं तो कम से कम आपको 5 लाख स्कोर होनी चाहिए। 15 लाख में कम से कम आपका जो बेंचमार्क के स्कोर होनी चाहिए वो 5 से 7-8 लाख के आसपास होनी चाहिए। 25,000 के फोन में कम से कम तो आपको 10 लाख स्कोर होनी चाहिए, और लगभग 25,000 से ऊपर जो आते हैं वो 5 मिलियन, मतलब 10 लाख के आसपास से ऊपर ही बेंचमार्क के स्कोर होनी चाहिए। तो ये फोन को लीजिएगा और इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये कितना दिन तक चलेगी। मतलब जितना ज्यादा अच्छा प्रोसेसर उतना ज्यादा लंबा तक चलेगी आपका फोन। तो ये चीज होती है, प्रोसेसर्स बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। तीसरी चीज है कि अगर आपका प्रोसेसर दमदार है तो अगर आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं, रोज का मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छी से कर सकते हैं। अगर आप एक गेमर है और अगर आप चाहते हैं कि अच्छा सा एक गेमिंग फोन लेना, तो कम से कम मेरा जो कंसीडर है, मैं रिकमेंड करूंगा वो कम से कम 25,000 से ऊपर का लेना दोस्त। क्योंकि अगर आप इससे नीचे का बजट का लेते हो तो फिर ये आप गेमिंग वगैरह अच्छे से नहीं कर पाओगे, लैग वगैरह करेगी। तो ये चीज आप देख सकते हैं। तीसरी चीज है कि प्रोसेसर्स के साथ साथ ओआईएस कैसा होना चाहिए। कम से कम ऐसा फोन लीजिए जिस फोन के अंदर में आपको 3 साल, मिनिमम 3 साल का जो है वो इसका अपडेट्स होना चाहिए, 4 साल का कम से कम सिक्योरिटी पैचअप होनी चाहिए। तो ऐसा फोन लीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा ऊपर वाले बजट में जाते हैं तो आप कम से कम 4 साल का जो होता है इसका अपडेट्स और 5 साल का सिक्योरिटी पैचअप अपडेट्स मिलने ही चाहिए। और अगर बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी 5,000 छोड़ करके, क्योंकि 2026 के अंदर में
5000 बैटरी वाले आजकल तो फोन्स मतलब बहुत कम भी आ रहे हैं, और अगर आप लेते हैं तो थोड़ा सा मतलब इसको छोड़ करके कम से कम तो 6000 mAh का बैटरी, और हाँ साथ में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होना ही चाहिए, या फिर वो 65 का हो या 68 का वाट का हो या फिर 90 वाट का या फिर 100 वाट का। तो बैटरी कैपेसिटी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ऑप्टिमाइजेशन से बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है कि कितना चलने वाली है। ठीक है, तो ये तो हो गई सारा कुछ इधर का। अब बात कर लेते हैं कैमरा कैसा होना चाहिए। तो देखिए कैमरा जो है आजकल मेगापिक्सल्स के ऊपर बहुत सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन अगर आप मेगापिक्सल्स पे मैटर करते हैं तो वो एक अलग बात है। वो एक चूना लगाने के चक्कर में बहुत सारे कंपनी वालों ने 200 मेगापिक्सल्स तक भी निकाल दिए हैं, लेकिन अगर आप इमेज क्वालिटी वगैरह का कंपेयर करोगे तो बहुत ही ज़्यादा तुच्छी सा आती है। अगर आप देखो तो वो आप मेगापिक्सल्स के ऊपर मत जाओ। अगर आपको जाना है तो देखना क्या है, सबसे पहले कोई भी फोन्स का रिव्यू वगैरह देखना है। दूसरी बात कि उसका इमेज क्वालिटी कैसा आता है। तीसरी बात कि उस फोन के अंदर में सेंसर्स कौन सा है, तो ये सारी चीज देखना है। और लास्ट में जो है वो आपको एक और चीज देखना है, वो देखना है स्टेबलाइजेशन की। अगर आप चलते वगैरह हो, वीडियोस बनाते हो, तो वो पिक्चर कापती तो नहीं है, तो ये भी मैटर करती है। जो आपको कम से कम वो होना चाहिए, सोनी का सेंसर्स तो होना ही चाहिए, अल्ट्रा वाइड एंगल भी साथ में होना चाहिए, और टेलीफोटो लेंस भी आपको साथ में मिलनी चाहिए। तो ये कुछ देख लीजिएगा कैमरा के अंदर में। हाँ सोनी का सेंसर अगर 50 मेगापिक्सल्स का भी है तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होती है। 200 मेगापिक्सल से अगर आप कंपेयर करोगे तो उतना ज़्यादा अच्छा मतलब रिजल्ट जो है वो 200 मेगापिक्सल्स का नहीं आएगा, लेकिन इसका बहुत बेहतरीन निकल करके आने वाली है। तो कुछ ऐसा होने वाली है। जी हाँ, लिटरली ये सही है। और ये कैमरा इतना कुछ तो होना ही चाहिए कैमरा के अंदर में, तभी मतलब अगर आप चाहोगे तो एक नेक्स्ट लेवल तक आप वीडियोस वगैरह रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आप वीडियोस वगैरह बनाना चाहते हो यूट्यूब वगैरह में, इंस्टा वगैरह में, तो फिर आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। और हाँ कम से कम जो है वो आपका बजट जो है अगर 25,000 के आसपास आ जाती है तो लगभग आप कह सकते हो कि बहुत ही अच्छा सा फ़ोन आप ले सकते हो। और अब बात करते हैं फ्लैगशिप के लिए, तो फ्लैगशिप में कम से कम आप 35-40 के मतलब 40,000 के आसपास अगर आपका बजट है, अगर आप 40,000 तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फिर आप कैमरा जो है बहुत ही बढ़िया वाली जो कैमरा वाली फ़ोन होती है वो ले सकते हैं। डिस्प्ले बहुत तगड़ी मिल सकती है, और बेंचमार्क के स्कोर वगैरह भी उसका बहुत तगड़ा होता है, बैटरी भी बहुत अच्छी होती है। तो वो सब फ्लैगशिप हो गई। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मतलब मिड रेंज का फ़ोन हो और फोन्स के अंदर में क्या कुछ होनी चाहिए, तो इतना जो भी चीज़ मैं बताई हूँ वो बेसिक चीज़ें हैं, वो चीज़ आप देख लीजिएगा। बाकी कहने को तो बहुत कुछ रहती है फ़ोन्स के अंदर में, और AI फीचर्स तो हर कोई फ़ोन के अंदर में आ रही है। लेकिन मैं जो प्रोसेसर्स हो गए, डिस्प्ले हो गई और इसमें OS हो गई, ये तो 3 चीज़ जो है वो काफ़ी मैटर करती है किसी फ़ोन को लेने के लिए। तो यही थी, और आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी कि किस टाइप का फ़ोन लेना चाहिए, क्या बजट होनी चाहिए। तो बस यही थी आज की वीडियोस, और उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। तो ये मेरा जो है वो फर्स्ट ही वीडियोस है यूट्यूब के अंदर में, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे इसी टाइप का वीडियोस लेकर के आऊँगा, रिव्यू लेकर के आता रहूँगा, जिससे आप सभी लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा हो सके। तो बस मिलते हैं अगले वीडियोस के अंदर में, तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए, टेक केयर एंड गुड बाय।